वेलकम स्टूडेंट्स। आज लास्ट एक्सरसाइज पढ़ते हैं अपनी बुक की विविध। चौदह नंबर एक्सरसाइज विविध एक्सरसाइज निकालो। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा समूह है? एक रेखा की दिक्कोजय है। दिक्कोजय नहीं है, ठीक है। दिक्कोजय को पता कैसे ले भाई? दिक्कोजय है या नहीं है भाई? आपके दिक्कोजयों में एक संबंध होता है, क्या होता है? एल स्क्वायर एक बनना चाहिए। पहला देखो ऑप्शन क्या है, एक एक एक, इनको स्क्वायर करके जोड़ो, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, कितना बना? तो एक तो नहीं बढ़ाना, तो ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन बनेगा ये है, तीसरा ये भी है, चौथा ये भी है। तो कौन सा नहीं है ये पूछा है, पहला ऑप्शन हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? आगे बढ़ो। दूसरा, बिंदु P समष्टि में इस प्रकार है कि OP बराबर कितना दे रखा है? OP को तो सदिश नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब OP का परिमाण हो गया ये, ठीक है, 6। और OP जो है वो OX तथा OY अक्षों के साथ 45 डिग्री और 60 डिग्री कोण बनाता है। तो P का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। P का स्थिति सदिश का मतलब P सदिश जो उसका मान ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। OP सदिश ज्ञात करना है। देखो आपको क्या दे रखा है, दिख रहा है क्या? OP इक्वल 6। OP को आप ऐसे भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, बोल सकते हो। इसका मतलब OP को सदिश है, उसका परिमाण क्या हो गया? 6। अच्छा, x अक्ष के साथ और y अक्ष के साथ कोण कितना कितना बना रहा है? 45 और 60। तो x अक्ष के साथ कोण को हम अल्फा बोलते हैं। अल्फा बराबर 45 डिग्री और बीटा बराबर 60 डिग्री। गामा नहीं दे रखा है। तो मैंने कहा जब दो कोण दे रखे और तीसरा निकालना हो तो कैसे निकलता है सिस्टम? ध्यान में आपको कैसे निकलेगा बताओ? कोस स्क्वायर अल्फा, अल्फा बोले तो 45 प्लस कोस स्क्वायर बीटा बोले तो 60 प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल 1। कोस 45 का मान 1/√2 और स्क्वायर है तो कोस 60 का मान और स्क्वायर है तो और प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल 1। ये कितना हो गया? 3/4 गया। 3/4 उधर जाए घटेगा, एक में से क्या बचेगा? 1/4 बचेगा। तो कोस स्क्वायर गामा इक्वल क्या आ गया? 1/4। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस फ्री आएगा साथ में। ये किसका मान आ गया? कोस गामा का आ गया। तथा अब मुझे बता दो, कोस गामा कह दो चाहे इसको एल भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? वो आपकी इच्छा है, कह सकते हैं ना। एल एन सॉरी एन कह सकते हैं ना। तथा अब बताओ एल बराबर कितना है? कोस एल्फा। एल इक्वल कोस एल्फा। एल्फा बोले तो 45 कितना? 1/√2 और एम कितना है? कोस गामा है बीटा। कोस बीटा मतलब कोस 60। आपके पास एल का मान है, एम का मान और एन का मान है। अब याद करो मेरी बात, हमें जो भी सदिश निकालना होता था ऐसे, ये मान लो O है तो ये OP सदिश, ये भी बात कर रहा है। इसका आपको कई सदिश निकालना होता था, क्या होता था? वो LI MJ और NK नहीं होता था क्या? ये इकाई का मतलब इसकी लंबाई 1 है, हमें 6 लंबाई वाला चाहिए, इसको 6 से गुणा कर दो। नहीं समझे मेरी बात है? कि OP का मान 6 है, इसका मतलब लंबाई 6 है इसकी। हम पहले एक लंबाई वाला निकालेंगे, तो हम निकालेंगे OP का केप। नाउ OP केप इक्वल कितना आएगा? LI MJ NK। LI MJ NK ये तो होता है। तो OP इक्वल क्या हो गया? OP केप इक्वल L का मान ये 1/√2 I केप, M का मान 1/2 J केप और N का मान प्लस माइनस 1/2 K केप। ये OP केप का मान आ गया। इसकी लंबाई कितनी है? 1। लेकिन हमें तो स्थिर सदिश पूछा P का, मतलब हमें OP पूछा, OP सदिश कितना होगा? तो OP सदिश इक्वल 6 है क्या? 6 इंटू OP केप लिख सकता हूँ क्या मैं इसे? अरे लिख सकता हूँ क्या? तो OP केप का मान रख दो। OP इक्वल 6 इंटू OP का मान 1/√2 I केप
1/2 जे केप और प्लस माइनस 1/2 के केप। अब इसको अंदर इंटू कर लो, इंटू करना आता होगा आपको, थोड़ी काटाबाड़ी होगी। ओपी इक्वल दिख रहा है क्या ये? ओपी इक्वल 1 मिनट 6 को आप लिख सकते हो 3 × 2, 2 से √2 कट रहा है ना, तो 3√2 बच गया क्या? 3√2 आई केप। 6 को 1/2 से गुणा किया बच गया 3, प्लस माइनस 1/2 से गुणा किया आ गया 3 के केप। ये आपके आंसर बुक में आ रहा है। आगे बात समझ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 3rd नंबर क्वेश्चन। सदिश सॉरी घन के 2 विकिरणों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने नोट्स में करा रखा है। घन के 2 विकिरणों के मध्य का कोण मैंने नोट्स में करा रखा है, वीडियो देख लेना, पीछे नोट्स देख लेना जो बनाया आपने। ये मैंने समतल में करवाया था ना, जब मैंने समतल पढ़ाया था ना, समतल जहाँ ख़त्म किया था, कोण सिखाया था मैंने आपको, ठीक है ना। 2 समतलों के मध्य कोण, फिर 2 रेखाओं के मध्य कोण, वहाँ से ये चीज़ सिखाई थी, आप देख लेना। आगे सदिश 3i की दिक् को जाए होगी, 14 क्वेश्चन है। तो सदिश 3i 0 Z 0 के इसके दिक् अनुपात क्या हुआ बताओ? 3 0 0 दिक् अनुपात है, ऊपर से दिक् को नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना, तो दिक् को निकाल लेना, कर लोगे? ठीक है, आगे बढ़ो। सररेखा देखिए 5 क्वेश्चन में का सदिश रूप बदलना है, बदल लोगे? आगे बढ़ो। 6ठा सररेखा देखिए 1, उसमें दिक् अनुपात है 1 लेमडा और -1 बट्टे में, ये तो है। फिर एक दूसरी रेखा देखिए, उसके -λ -2 और 1 है, परस्पर लंबवत है, तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। लंबवत होने का मतलब a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 लेके चल लेना, यहाँ से लेमडा का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। कर सकते हो ना। देखो 2 रेखाएं दे रखी है, व्यवस्थित है क्या? पहले ये चीज़ देख लेना, रेखाएं व्यवस्थित है क्या? दोनों व्यवस्थित नहीं है तो पहले व्यवस्थित करना पड़ेगा। व्यवस्थित है तो नीचे वाले सीधे दिक् अनुपात है अपोन वाले, तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। रेखाओं, अब 2 रेखा दे रखी है आपको सदिश रूप में, दे रखी है ना, कि मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। पिछले वीडियो में सीखा था हमने न्यूनतम दूरी वाला। बताओ रेखाएं समांतर है या समांतर है? बताओ, सदिश देख के बताओ। मतलब विषमतलीय है, तो विषमतलीय दूरी वाला फॉर्मूला लगा देना, कर सकते हैं ना अपन। आगे बढ़ो। 8 नंबर, एक रेखा दे रखी है तथा एक समतल दे रखा, मध्य कोण, ये भी मैंने सिखा रखा आपको। sin θ = फॉर्मूला वही होता है, अरे कोण का फॉर्मूला तो वही होगा, sin θ = बनेगा। ये याद आ रहा है? कर लोगे? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9। समीकरण Lx + My + Nz = P समतल का अभिलंब रूप है, ठीक है। तो निम्न में से असत्य है, असत्य कौन सी बात? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। पहला कह रहा है LMN समतल के अभिलंब की दिक् को जय है, सही बात है, ठीक है। दूसरा कह रहा है P समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है P के प्रत्येक मान के लिए समतल मूल बिंदु से गुजरता है ना, ये गुजरती है। P के प्रत्येक मान के लिए समतल मूल बिंदु से गुजरेगा, गुजर थोड़ी है। समतल तो कहीं से जा सकता है, P तो अपन दूरी लेते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, ये गलत है। और तीसरा L² + M² + N² = 1 होता है, ये सही है। तो आपके कौन सा गलत है? ग ऑप्शन गलत है। आगे आ जाओ। 10वां, एक समतल निर्देशांक अक्षों को ABC पर इस प्रकार मिलता है कि त्रिभुज ABC का केंद्रक 1 2 3 है, तो समतल का समीकरण ज्ञात करो। ऐसा भी मैंने करा रखा आपको, करा रखा ना, ये सेम केंद्रक वाला। कहाँ कराया था? कौन से कंसेप्ट कराया था? समतल का अंतःखंड रूप, समतल का इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन, उसके अंदर आप देख लेना। आप ये मैंने क्वेश्चन करा रखा है। हाँ, चतुष्फलक भी कराया था साथ में, ठीक है। आगे बढ़ो। 11वां, 2 बिंदुओं के स्थिर सदिश क्रमशः आपको दे रखे हैं, तो 2i j और 3 k, ये तो हो गया P का। और एक दूसरा बिंदु है -4i -2j और k, ये स्थिर सदिश है। Q से गुजरने वाले तथा PQ के लंबवत समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है। 11 नंबर तो यहाँ बता देता हूँ, डायग्राम बनाते हैं, समझ में आ जाएगा आपके। डायग्राम बनाते ही 11 नंबर ये कह रहा है, पहले एक समतल का समीकरण निकालना है। समतल ले लो आप, ठीक है। बिंदु P और बिंदु Q, समतल किस में से गुजर रहा है?
कौन से बिंदु में से गुजर रहा है? क्यू से गुजरने वाले, क्यू से, तो ये क्यू बिंदु ले लिया यहाँ पर। क्या है क्यू बिंदु बताना? -4 है, तो -4 ले लेंगे, आई नहीं लेंगे अपन। -4 -2 +1, ये क्यू हो गया। बिंदु पी क्या है? ये 2 हाँ 1 1 3 2 1 3 ले लिया। अब बताओ ये समतल किससे गुजर रहा है? बिंदु क्यू से। इसका मतलब एक बिंदु से गुजर रहा है क्या? तो एक बिंदु से गुजरने वाला समतल याद कर लो, ठीक है। और इस समतल लंबवत कौन है? इस समतल लंबवत कौन है तथा पी क्यू के लंबवत? तो इसका मतलब जो पी क्यू इसका विलंब का काम करेगा। अरे करेगा नहीं करेगा? तो क्या आप पी क्यू सदिश निकाल सकते हो क्या दो बिंदुओं से? बोलो क्या बनेगा पी क्यू सदिश? पी क्यू, क्यू है पीछे, तो क्यू वाले में से घटाएंगे -4 में से घटाएंगे 2, माइनस का 6i, -2 में से घटाएंगे 1, माइनस का 3j, और 1 में से घटाएंगे 3, तो माइनस का 2 के। ये आपके पी क्यू आ गया, यानी समतल का विलंब आ गया। क्या गया? इसको चाहो तो मैं एन भी के छोड़ सकता हूँ, ठीक है। अब आपके पास में अभिलंब आ गया है। क्या गया? अच्छा, अभिलंब आपके पास में है, बिंदु आपके पास में है, तो अब अभिलंब आ गया मतलब आपके पास दिक् अनुपात आ गए, और आगे नहीं आ गए। तो बताओ आप अभिलंब रूप में समतल का समीकरण, देखो ऑप्शन में सदिश रूप में मांग रहा है, अगला मांग रहा है ना, तो सदिश रूप में निकाल लो। हम लिखेंगे समतल का समीकरण क्या होता है? R.n इक्वल टू क्या होता है? D। लेकिन हमें दिक्कत ये हो रही है कि अपने पास एक बिंदु दे रखा है, तो पहले अपने एक बिंदु वाला निकालते हैं, फिर कन्वर्ट कर देंगे उसको, ठीक है। तो लिखेंगे बिंदु -4 -2 और 1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण। अब चाहो तो इसका सीधा सदिश रूप लगा दो, पर हमने ज़्यादा काटते रूप काम मिले तो आप काटते लगा दो। काटते क्या होता है? A x - x1, B y - y1 और C z - z1। तो A का मान क्या है? -6 ले लूँगा सीधा, x - x1 की जगह बिंदु 4, B की जगह -3, y - y1 का मान -2 तो +2 हो गया, C का मान -2, z - z1 1 = 0। ऐसा हो गया ना। ये माइनस माइनस और माइनस, माइनस तो कॉमन लेके 0 की तरफ फेंक दो, फेंक दिया, फेंका हुआ मान लो आप। अब इस 6 को अंदर इंटू कर लो, बताओ क्या बना? 6x। ये कितना बना? 24। याद रखो, लिखेंगे नहीं। ये प्लस का 3y, ये कितना हो गया? 6 प्लस का हो गया, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो 24 और 6 हो गए 30, याद रखो। इसको गुणा करो, प्लस का 2z, ये माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस रहेगा, ये बनेगा माइनस का 2, 30 में से 2 गए 28, प्लस के 28 इक्वल टू 0। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब आपके समतल का समीकरण क्या बन गया? इसको अगर आप उसमें बदलना चाहते हो, इसमें काटते हैं सदिश रूप में, तो इसको आप लिख सकते हो R डॉट, हाँ बोलो भाई, 6i + 3j + 2k + 28 = 0। देख लो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? गया क्या? सी ऑप्शन। समझ आ रही है बात आपके? कर सकते हैं अपने से। हाँ, तो ये थ्योरी में थोड़ा उलझा रहा था। कुल में एक बात है कि आपको एक तो बिंदु दे रहा था जिसमें समतल गुजर रहा था, और एक बिंदु, एक आपको एक बिंदु दे दिया, उससे आप अभिलंब बना लो। ये समझे मेरी बात है? चलो आगे बढ़ो। हाँ, हालांकि हमें यहाँ अभिलंब की जरूरत नहीं है, हमें अभिलंब के दिक् अनुपात की जरूरत है। तो दिक् अनुपात आपको, इसको अभिलंब भी क्यों बोला? अभिलंब तो क्या पता यहाँ होगा, क्या बिल्कुल यहाँ हो सकता है अभिलंब, इसको मैं अभिलंब नहीं बोली, इसके समांतर तो है ना ये लंबवत, तो समांतर दिक् अनुपात तो सेम लेंगे नहीं लेंगे अपन, तो वो सेम ले लिया मैंने, बस। समझे नहीं समझे? ठीक है, आगे बढ़ो। कौन सा क्वेश्चन है? 12। दो रेखाओं की दिक्कोजाएं निम्न संबंधों द्वारा दी गई है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, कर रखा ना। संबंध बनाते हैं, द्विघात समीकरण बनाते हैं, फिर दिक्कोजाएं निकालते हैं। ये मैंने कहाँ कराया था? बेसिक 3D के लास्ट में, जहाँ बेसिक 3D खत्म होती थी वहाँ कराया था, ठीक है ना। आगे बढ़ो। वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो। 13। एक रेखा
खंड का अक्षों पर प्रक्षेप दे रखा है, ठीक है। रेखाखंड की लंबाई याद करो, ये कंसेप्ट मैंने करा रखा प्रक्षेप के अंदर, रेखा का प्रक्षेप बताया था ना मैंने आपको, क्या बताया था बताओ? किसी रेखाखंड का रेखा पर प्रक्षेप, ये बताया था मैंने। एक्स अक्ष पर प्रक्षेप, वाई अक्ष पर प्रक्षेप, जेड अक्ष पर प्रक्षेप, याद आ रहा है? पी एक्स पी वाई पी जेड। एक्स अक्ष पे जो प्रक्षेप होता है, वाई अक्ष पे जो प्रक्षेप होता है, जेड पे जो प्रक्षेप होता है, उसी को हम दिक् अनुपात भी कहते हैं, ये मैंने सिखाया था। अब अगले ने क्या कहा है, एक रेखाखंड का अक्षों पर प्रक्षेप, इसका मतलब दिक् अनुपात है। क्लियर? अच्छा, रेखाखंड की लंबाई और दिक्कोजय ज्ञात कीजिए। दिक् अनुपात ही हो गए, तो दिक्कोजय नहीं निकाल सकते क्या बताओ आप? और दिक् अनुपात आ गए, दिक्कोजय निकाल सकते हो ना? चलो एक बात तो क्लियर हुई। फिर रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड लंबाई क्या होती है याद करो, प्रक्षेप के अंदर भी मैंने बताया था और वैसे भी आप जानते हो, रेखाखंड की लंबाई ही होती है। नहीं होती क्या भाई? जैसे सदिश होता है, कोई सदिश क्या होता है, तो ये क्या चीज़ है? दिक् अनुपात। अब बताओ, अगर मुझे इस सदिश का मैं नाम दे दिया ए सदिश, अब मुझे इसकी लंबाई चाहिए, मतलब मुझे ये चाहिए, तो इसका मान ये नहीं होगा क्या? दिक् अनुपात होगा स्क्वायर का रूट। इसके अलावा मैंने आपको सूत्र ही बताया था, याद हो तो, मैंने ये भी बताया था लंबाई के लिए कि रेखाखंड लंबाई पी एक्स का स्क्वायर, पी वाई का स्क्वायर और पी जेड का स्क्वायर। ये क्या चीज़ था? प्रक्षेप। क्या चीज़ था? प्रक्षेप। तो तीनों प्रक्षेप रख दो आप यहाँ, ये लंबाई आ जाएगी। नहीं समझे मेरी बात? कर सकते हो या मैं कराऊँ? कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने कंसेप्ट बता रखा है, आप प्रक्षेप वाला कंसेप्ट देख लेना, वहाँ मिल जाएगी ये चीज़। आगे बढ़ो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 14। चलो ये मैं कराऊंगा बोर्ड पर, ठीक है। पहले आप ये काम करो, ये नोट कर लिया जाए। कितनी? चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश, आपको दो बिंदु रखे ना, को मिलाने वाली रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। किससे गुजरती है? मूल बिंदु से। यदि ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश बराबर पी डैश, जहाँ पी और पी डैश इन बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी है। देखो पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, फिर आपके समझ में आएगा ये क्या कहना चाह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। इजी वे में सोचना है। देखो, हाँ 14 है क्या? मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले। एक्स एक्स, वाई एक्स, जेड एक्स, ठीक है। अब कोई लाइन है, रेखा, जो कितने बिंदुओं से गुजर रही है? दो बिंदु बस, ठीक है। साथ में रखा, देखो मूल बिंदु से गुजर रही है, आगे देखो लिख रखा होगा, गुजर रही है ना, तो मैंने मूल बिंदु से गुजार दिया होगा। मूल बिंदु क्या होता है? 0 0 0, वो नाम दे दिया मैंने उसको। एक किस बिंदु से गुजर रही है? पी से। दो बिंदु से गुजर रही है ना, दो बिंदु नाम नहीं दे रखे ना, चलो एक मैंने ए नाम दे दिया, ए बी सी, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या नाम दे दिया? ए डैश बी डैश सी डैश है, उसको मैंने बी नाम दे दिया। क्या नाम दिया? बी। ए डैश बी डैश सी डैश, ये दो बिंदु है, दो बिंदुओं से एक रेखा गुजर रही है, ठीक है। अच्छा, अब मुझसे एक बात बता दो, इसमें पी और पी डैश क्या चीज़ है? तो मूल बिंदु से इसकी दूरी, यानी ये वाली दूरी, ये पी है, और मूल बिंदु से इसकी दूरी यानी ये वाली दूरी, ये पी डैश है। तो यानी एक तो ओ ए हो गया, एक ओ बी हो गया। तो ओ ए का मॉडुलस, ओ ए का, उसके लिए पहले ओ ए निकालो आप, बताओ भाई ओ ए कितना आएगा? ए आई बी जे सी के, इसका दिक् अनुपात आ गया क्या? ए बी सी दिक् अनुपात हो गए ना। अच्छा, अब ओ ए आ गया, तो आपको ओ ए की लंबाई चाहिए, तो ओ ए का मॉडुलस निकाल सकते हो क्या आप? ओ ए का मॉडुलस है, उसका नाम अगले ने पी दे रखा है, सही है। बताओ ओ ए का मॉडुलस क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का अंडर, सही है। इसको इक्वेशन 1 दे दो, दे दिया। आगे आ जाओ, ओ बी, दूसरी वाली दूरी क्या?
तो और बी बताओ क्या बनेगा, ए डैश आई के ओ बी को क्या नाम दे रखा है, ओ बी की लंबाई को पी डैश इक्वल ए डैश स्क्वायर बी डैश स्क्वायर सी डैश स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इतनी बात समझ में आई आपकी? चलो आगे बढ़ो, और क्या कह रखा है। सात रेखा कैसे मूल बिंदु से गुजरती है क्या? सीधे करने वाला आ जाएगा। देखो ए डैश बी डैश सी डैश, इसको देख के कुछ आपको याद आ रहा होगा, कुछ ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश, ऐसा देख के कुछ याद आ रहा है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ऐसा कुछ कहाँ आता है? ये चीज़ कहाँ किस कंसेप्ट में देखने को मिलती है? कोण वाले कंसेप्ट में, जहाँ हम लंबवत लेते थे। लंबवत तो या नाम ही नहीं लंबवत लेंगे, नहीं कोण वाले कंसेप्ट में चीज़ मिलती थी ना अपने को, तो उसका कोण वाला कंसेप्ट लगेगा। तो क्यों ना मैं OA और OB के मध्य कोण निकाल लूँ, और बताओ OA है क्या और OB है क्या? इन दोनों के बीच में कोण कितना है? 0 है, दोनों एक रेखा पे स्थित है या नहीं है? हम लिखेंगे चूँकि OA व OB के मध्य कोण कितना है? 0 डिग्री है, इसलिए कोस थीटा की जगह 0 डिग्री इक्वल A1 A2 होता ना। अरे कोण वाला सूत्र है, दो सदिशों के मध्य कोण, दो रेखाओं मध्य कोण, ठीक है। दो सदिशों के मध्य में ये लगा सकता हूँ A1 A2, तो A1 की जगह मेरे पास ABC है, और ये A डैश B डैश और C डैश है। तो A डैश B डैश C डैश अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट A डैश स्क्वायर प्लस B डैश स्क्वायर प्लस C डैश स्क्वायर। ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है। बताओ cos 0 का मान कितना होता है? वैल्यू कितना होता है? 1 इक्वल क्या बचा? A डैश प्लस B प्लस C डैश अपॉन, इसको पहचानो, ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का रूट कौन था और ये कौन था? तो इस जगह में P और P डैश लिख सकता हूँ क्या? इसको तिरछा गुणा कर ले, वज्र गुणा, क्या बनेगा? A डैश B डैश C डैश इक्वल P डैश। ये लाना था अपने को, हैज़ प्रूव्ड। अरे बात समझ में आई क्या? क्लियर है? आ गया जो क्वेश्चन नंबर 15। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु P -2 1 2 से गुजरता है। ठीक है, एक तो बिंदु से गुजर रहा है, समतल है क्या? किससे गुजर रहा है? एक बिंदु से, एवं दो सदिशों, एक तो A सदिश है तथा एक B सदिश है, के समांतर है, दो सदिशों के समांतर है। चलो ये भी मैं बोर्ड पे कराता हूँ आपको, पहले फटाफट नोट कर लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 1 2 से गुजरता है, मतलब एक बिंदु से गुजर रहा है। ठीक है, पहले ये बात लिख देता हूँ मैं। बिंदु P क्या है? बिंदु क्या है? -2 1 2 से गुजरने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, क्या होता है बिंदु देख का? तो A x - x1 की जगह 2 आ गया, B y - y1, C z - z1 इक्वल 0। ये समतल का समीकरण आ गया ना। दिक्कत कौन दे रहा है? ABC। अगर इनका मान मेरे पास हो तो हो गया समतल का समीकरण, यही है। अब ABC दिक्कत दे रहा है तो हमें ABC का मान चाहिए। मेन बात ये है, किसका मान चाहिए? और ABC कौन है? वैसे दिक्कत अनुपात नहीं है क्या समतल के? चलो इसके दिक्कत अनुपात मेरे पास है। हमें दे रखे तथा दो सदिश दे रखे हैं। एक को आप A सदिश कह दो, चलो एक को आप A कह दो -i प्लस 2j -3k। इसको आप 2 नंबर इक्वेशन के रूप में काम में ले लो। एक B कह दो
5i माइनस जे प्लस के। अब आपको क्या कह रखा है, ये जो आपका समतल है ना, ये इन दोनों सदिशों के समांतर है, यानी इसके समांतर है। पहले आप लिखोगे चूंकि समतल एक समांतर है ए के दो, चाहिए सदी समीकरण 2 के 2 एक ही बात है, समांतर है ना। तो बात मैंने बताई थी, याद करो आप, समतल के अंदर मैंने सिखाया था, यदि कोई समतल किसी सदिश के समांतर, जैसे मेरा हाथ देख लो, ये हाथ है बोर्ड के समांतर है या नहीं है, तो हमें क्या देखना होता है, मैं बोर्ड का अभिलंब देखना होता है। अभिलंब अब मेरे हाथ के क्या होगा, लंबवत होगा। अरे होगा नहीं होगा, तब समतल का अभिलंब लंबवत है ए के। समझे मेरी बात। तो यदि एक समतल और एक रेखा या एक समतल और एक सदिश समांतर हो तो लंबवत वाला कंसेप्ट काम में आता है, क्योंकि हमें अभिलंब देखना होता है। अभिलंब लंबवत हो गया। चलो अभी इसके लंबवत है तो बताओ, इसके अधिक अनुपात है -1, 2 और -3, और इसके ABC। तो आप लगाओगे A1 A2 लगा सकते हो ना आप। तो A1 का मान -1, A2 का मान A1 A2, B1 B2, C1 C2 इक्वल 0, ये ना। तो A1 का मान हो गया A और A2 का मान हो गया -1, तो -A बन गया ये। B1 B2 का मान आ गया B और 2 भी आ गया, और C1 C2 का मान C और -3C इक्वल 0। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे के छोड़ दो। ऐसा क्वेश्चन कर रखा पढ़ने पहले समतल में, सेम क्वेश्चन कर रखा है। अच्छा आगे फिर यही बात सेम ले लो, तथा समतल एक है वो समांतर है किसके, बी के। ये बात भी कह रखी है आपको। समांतर तो वो है, अभिलंब वो क्या होगा, लंबवत होगा। लंबवत वाला कंसेप्ट लगा दो, इसलिए सीधा लंबवत वाला कंसेप्ट लगा रहा हूँ। A1 A2 यानी 5 है, B1 B2 -B, C1 C2 C इक्वल 0, 5। अब 4 और 5 वज्र गुणन विधि लगा दो। 4 व 5 में वज्र गुणन विधि से वज्र गुणन विधि क्या कहती है, A अपॉन -B अपॉन, दिख रहा है क्या ये? A अपॉन करेंगे तो A वाला बंद कर लो, दोनों इक्वेशन का गुणांक देख लो, 2 -3 -1 और 1, 2 -3, A वाला बंद कर दिया ना, A वाला बंद किया, 2 -3 -1 और 1, माइनस कॉमन कहाँ, या क्या जरूरत है, पड़ा है, कोई दिक्कत थोड़ी दे रहा है। अरे माइनस कॉमन ना जरूर थोड़ी होता है, नियम थोड़ी होता है ये, ऐसे रख लो। आगे बढ़ो, B चाहिए तो B वाला बंद करो, B वाला बंद करेंगे तो -1 5 -3 1, -1 5 -3 और 1, और C वाला बंद करेंगे तो -1 5 2 -1। सही क्या भाई, सही लिखा है। हाँ अब इसको सरल कर लो तिरछा गुणा से। तो बताओ A अपॉन क्या बन, सीधा लिख देता हूँ मैं, इसका गुणा 2, इसका गुणा 3, और माइनस बीच में आता ही है तो -1 आ जाएगा। सही है क्या, अरे 2 और -3 तो -1 आ जाएगा। -B अपॉन आ गया -1, ये आ गया प्लस का कितना 15 में से 1 गया 14, लेकिन ऊपर माइनस हो रहा तो -14, B अपॉन -14, C अपॉन +1 -10 माइनस का 9। ठीक है, अब चाहो तो आप माइनस से माइनस काट सकते हो, तीनों बराबर में है तो काट सकते हो ना आप। तो आप लिख दो A अपॉन 1, B अपॉन 14, C अपॉन 9 और इक्वल लेमडा मान लिया। याद आ रहा ना, 3 जने बराबर में हो तो। अब बताओ A का मान क्या बना, इसके बाद लेमडा बराबर करेंगे लेमडा। B का मान क्या बना 14 लेमडा, और C का मान क्या बना 9 लेमडा।
ए बी सी के मान हमें समतल से ए बी सी के मान आ गए ना, एक में रख दो ए बी तथा सी के मान समतल एक में रखने पर बताओ भाई ए का मान कितना है लेमडा और x प्लस 2 आई, बी का मान कितना है 14 लेमडा और y माइनस 1 है, और सी का मान कितना है 9 लेमडा और z माइनस 2 इक्वल 0। इन सब बताओ लेमडा कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन लेके 0 तरफ फेंक सकता हूँ क्या, 0 तरफ फेंकते क्या बचा के पास में, यहाँ तो बचा x प्लस 2, यहाँ बचा 14 y माइनस 1, यहाँ बचा 9 z माइनस 2 इक्वल 0। अब x y z को अंदर गुणा कर लो भाई, जो भी संख्या है इसको अंदर गुणा कर लो आप, ठीक है। ये x ये हो गया 14 y और ये हो गया 9 z। अच्छा ये कितना बना 2 माइनस 14 तो माइनस का 12, माइनस 12 और माइनस 18 30 क्या माइनस का 30, माइनस 12 और माइनस 18 दोनों जुड़ गए, माइनस का 30 इक्वल टू 0। चाहो 30 को उधर भी ले जा सकते हो आप, आएगा ही बात समझ में, कर सकते हो। चाहो तो कार्तीय रूप में बदल सकते हो, इसको आप बदल सकते हो ना, कोई समस्या। ऐसा क्वेश्चन पहले आपने कर रखा है वीडियो में, कर रखा ना, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल वगैरह आ गया, कोई क्वेश्चन है, क्लियर है। चलो ये आपके 14 नंबर एक्सरसाइज जो 3D है वो पूरी कंप्लीट होती है। इस वीडियो के पूरे वीडियो बेस पे आप पूरी कंप्लीट कर सकते हो, पूरी वीडियो देखो, पूरी 3D आप कंप्लीट है, ठीक है। और भी कोई अगर आप डाउट हो डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो और कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। ये चैप्टर कंप्लीट है, कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।